हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। और आज हमारे कुछ खास जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड थी कि भारत में जो यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ उसकी पूरी कहानी क्या है और क्या पृष्ठभूमि थी। तो दोस्तों, ये विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके कई पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स को जाने बगैर एक दूसरे को आप कोरिलेट कर किए बगैर आप इस कहानी को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस विषय पे कि उनको भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से भारत के जो प्रोडक्ट थे, खास करके मसाले, रेशमी और मलमल के कपड़े, इनकी यूरोपियन बाज़ार में, यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी। और ख़ासकर यूरोपियन मसाले की और ख़ासकर इन भारत के मसालों की और भारत में बने रेशमी कपड़ों की यूरोप की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। उनको इसके बगैर गुजारा था ही नहीं। यूरोप रेशमी वस्त्र और मलमल के कपड़े उनको ज़रूर चाहिए था। खास करके बेडरूम के सारे कपड़े, इस्तेमाल होने वाले सारे कपड़े रेशमी और मलमल के ही होते थे। और किचन में इस्तेमाल होने वाले सारे मसाले भारत से होते थे। तो भारत यूरोप के देशों की मजबूरी बन चुकी थी। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और हमने ये भी बताया था कि भारत में कभी सोने की कोई खान नहीं रही। उसके बाद भी भारत में सोना प्रचुर मात्रा में सिर्फ इसलिए पाया जाता था कि हम अपने मसाले, मलमल के कपड़े, रेशमी कपड़े यूरोप के देशों को भेजते थे और बदले में हम वहाँ से, उस समय करेंसी तो थी नहीं, डॉलर और रुपया तो था नहीं, तो हम सोना ही लेते थे। सोना उस समय वस्त्र विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा माध्यम था, कारोबार का सबसे बड़ा माध्यम था। या तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कब सामान के बदले सामान या सामान के बदले सोना। तो हमें यूरोप से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हम अपना सामान उनको देते थे। सामान यानी वस्तुएं, मसाले, कपड़े वगैरह, और उनसे हमें कुछ चीज़ चाहिए नहीं होती थी तो हम उनसे सोना ही लेते थे। तो इसलिए भारत धीरे धीरे सोने की चिड़िया कहलाने लगा था। लेकिन ये कहानी हम दूसरे तरीके से जानना चाह रहे हैं कि भारत यूरोपियन देशों की मजबूरी थी। और भारत से जो व्यापार होता था यूरोप को, वो दो रास्ते से होता था। स्थल मार्ग ये था कि पहले तो अफ़गानिस्तान तक भारत ही था, तो भारत से अफ़गानिस्तान से ईरान पहुंचता था माल, ईरान से तुर्की पहुंचता था और तुर्की से यूरोपियन देश में माल जाता था। तो एक तो ये रास्ता था, और दूसरा रास्ता था अरब सागर के जरिए। अरब सागर मतलब हिंद महासागर में जो भारत के पश्चिमी तट है, यहाँ से जहाज़ के जरिए माल पहुंचता था। अरब सागर जरिए लाल सागर पहुंचता था, और लाल सागर से मिस्र को पार करते हुए भूमध्य सागर पहुंचता था, और फिर यूरोप के बाज़ार में ये माल जाता था भारत का। लेकिन इन दोनों मार्गों पर पहले तो जब इस्लाम का, तो बीच में भारत की हिंदू सभ्यता और यूरोप की ईसाई सभ्यता के बीच में कोई दूसरी बाधा नहीं थी। दोनों का आपस में आदान प्रदान होता था। लेकिन 6वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ, हज़रत मोहम्मद पैगंबर ने जब इस्लाम का प्रचार किया, और उसके बाद जब इस्लाम एक विजेता कौम के रूप में उभरा, तो उसने जो समुद्री मार्ग था भारत से जाने का, उस पूरे एरिया पे अरब के नेतृत्व में इस्लाम का मतलब अरब ने इस पूरे मार्ग को कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद अरब के व्यापारियों ने बिचौलिए का काम शुरू किया। भारत से वो माल लेता था और यूरोप को बेचता था। यानी जो डायरेक्ट कनेक्शन था भारत और यूरोप के बीच, ये अरब ने जब इस मार्ग पर कब्जा कर लिया, तो अरब के कारोबारी बिचौलिए के रूप में भारत से माल लेकर अरब को भेजने लगे, यूरोप को भेजने लगे, मुनाफा कमाने लगे। उसके बाद ये दूसरा मार्ग जो था, जो स्थलीय मार्ग था, ईरान और तुर्की होते हुए जो जाता था, इस पे क्या हुआ कि 1453 में जब कस्तूनिया का पतन हुआ, यानी बेजेंटाइन साम्राज्य पर जब तुर्कों का
तुर्कों की जीत हुई, तब क्या हुआ, तो उस इलाके पे तुर्कों का कब्जा हो गया। यानी समुद्री मार्ग पे तो अरबों का कब्जा, स्थलीय मार्ग पे तुर्कों का कब्जा, तो भारत और यूरोप का डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि इसी बीच में जिस समय तुर्कों ने बेजेंटाइन साम्राज्य को नेस्तनाबूद किया, उस समय धर्म युद्ध चल रहा था। यानी यूरोप और भारत, यूरोप और अरब के बीच और तुर्कों के बीच जो लड़ाई चल रही थी इस्लाम और ईसाई सभ्यता के बीच, तो उसमें भारत से होने वाला कारोबार भी प्रभावित हुआ। यूरोपियों, अरब और तुर्क के लोगों ने यूरोप की सप्लाई लाइन काट दी। यानी भारत से जो सामान जाता था वो तो न समुद्र के रास्ते जा सकता था और ना ही अरब के तुर्की वाला जो रास्ता था उससे जा सकता था। और भारत के सामान की बहुत ज़रूरत थी यूरोप के लोगों को, खासकर महिलाओं को, खासकर किचन सामग्री, मसाले। तो अब उनकी मजबूरी ये हुई कि उन्हें भारत आना था किसी भी तरह से। तो इस बीच में एक और घटना हुई कि जो पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर बसे हुए देश हैं, जो अफ्रीका के सीधे ऊपर में है। जब आप भूगोल में आप जब मैप देखेंगे दुनिया का, तो अफ्रीका के ऊपर अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे स्पेन और पुर्तगाल आपको बिल्कुल बॉर्डर पे दिखाई देगा, समुद्री बॉर्डर पे। और इन दोनों को नेविगेशन में रुचि भी थी। खासकर पुर्तगाल के तत्कालीन जो राजकुमार थे हेनरी, उनको हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था। तो और इन दोनों राष्ट्रों ने, देशों ने जो धर्म युद्ध में बड़ी महती भूमिका निभाई थी ईसाई धर्म की ओर से। तो उस समय 1453 की बात है, पोप जॉन निकोलस फिफ्थ उनका नाम था, पोप निकोलस नाम उनका था। उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल को एक अधिकार पत्र दिया और उस अधिकार पत्र के जरिए क्या किया गया, तो पुर्तगाल को एक अधिकार दिया गया कि तुम भारत तक जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो, तुम भारत जाओ, भारत का रास्ता ढूंढो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात आई थी जब मानसून का खोज हो चुकी थी और जब दुनिया गोल है इसका पता चल गया था, तो ये भी था कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो ये दूसरा रास्ता हमारे लिए खुल सकता है। तो इसलिए पुर्तगाल के हेनरी द नेविगेटर को ये अधिकार दिया पोप ने कि तुम भारत तक का रास्ता ढूंढो और उसको भारत से कारोबार शुरू करो। लेकिन उनकी 1454 में ये अधिकार पत्र दिया गया था, पोप निकोलस पाँचवें ने दिया था, लेकिन ये एग्जीक्यूट होता उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब घटनाक्रम कुछ दिन के बाद आगे चलते हैं। ये 1493 की बात है। 1493 में टॉर्डेसिलस की एक संधि हुई। टॉर्डेसिलस की संधि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1993 की बात है कि यूरोप में जो दो महत्वपूर्ण देश थे, स्पेन और पुर्तगाल, इसके शासक आपस में बैठे और इन्होंने क्या किया कि आपस में बैठ करके उन्होंने स्पेन शासक फर्डिनेंड और इसाबेला, रानी इसाबेला और शासक फर्डिनेंड उसका नाम था। ये 1493 में जब अमेरिका की खोज हो गई थी, अमेरिका खोज लिया गया था, तो ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर था। तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाल के साथ एक संधि की, टॉर्डेसिलस की संधि कहते हैं इसको, टॉर्डेसिलस। उस संधि के जरिए अटलांटिक महासागर में जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के जो उत्तर और पश्चिमी हिस्सा है, जो सिंह के मुंह की तरह आगे निकला हुआ है, उससे लगभग 50 मील की दूरी पर एक केप वर्डे द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप है। उस द्वीप समूह से 100 लीग पश्चिम, 100 लीग यानी 320 मील पश्चिम में एक काल्पनिक रेखा खींची गई और ये दोनों ने आपस में तय किया कि इस काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा, पश्चिम अफ्रीका के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में केप वर्डे
आइलैंड्स हैं, इससे 100 मील और पश्चिम में एक रेखा, काल्पनिक रेखा डाली गई और स्पेन और पुर्तगाल ने आपस में तय किया कि इस रेखा से पूरब के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ भी ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सकता है, कारोबार किया जा सकता है, अपना उनमें उपनिवेश बनाया जा सकता है, ये तो पुर्तगाल करेगा। और इसके पश्चिम में जो होगा, ये जो इन्वेंशन होगा, जो शोध होगा, जो विजय प्राप्त किए जाएंगे, उपनिवेश बनाए जाएंगे, कारोबार किए जाएंगे, वहाँ के स्थानीय स्रोतों का दोहन किया जाएगा, ये स्पेन करेगा। और इसको पोप ने इस संधि को मान्यता दे दी, क्योंकि मान्यता देने के पीछे कहानी ये थी कि जो उस समय जो पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ, जो पोप था अलेक्जेंडर सिक्स्थ, वो स्पेन का रहने वाला था और स्पेन ने ही अमेरिका को खोजा था। स्पेन के जो कोलंबस था वो स्पेन का था, तो पोप से मान्यता लेकर वो अमेरिका पर अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहता था। और चूंकि जो पोप उस समय थे अलेक्जेंडर सिक्स्थ, वो वहीं के थे, क्या नाम है, स्पेन के ही थे, तो उन्होंने बहुत आनन फानन में इस दोनों राष्ट्रों ने जो बंटवारा किया था उसको मान लिया, उसको उन्होंने एक वैध रूप प्रदान कर दिया पोप ने। उसमें पोप, ईसाई जगत में पोप ने जो कह दिया वो कह दिया, ऐसा होता था। लेकिन यूरोप के बाकी देशों को इस संधि को नहीं माना, लेकिन इस पे अमल हुआ और इधर पुर्तगाल और उधर स्पेन ने अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया। लेकिन एक वर्ष के दरमियान पुर्तगाल ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, इस रेखा को और पश्चिम में किया जाए, क्योंकि हमें अटलांटिक महासागर में घुसने का ज़्यादा रास्ता, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है। तो 1494 में एक और संध, इसी टोर्डेसल्स संधि को एक्सटेंड किया गया और जो 100 लीग केप बर्डे द्वीप से 100 लीग यानी 320 मील की दूरी पर जो काल्पनिक लाइन खींची गई थी, उसको 320 लीग आगे यानी लगभग 1300 मील आगे कर दिया गया। और 1300 मील आगे जब ये लाइन गई तो ये आपको ब्राज़ील का आधा हिस्सा तक पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है, यानी यहाँ तक पुर्तगाल इन्वेंशन कर सकता है। और बाद में ब्राज़ील पे पुर्तगाल ने अधिकार किया भी था इसी अधिकार पत्र के जरिए। तो आप देखिए कि कागज़ पे रेखा खींच दी गई, यूरोप के लोगों ने, यूरोप के पोप ने, ईसाई समाज, धर्म, ईसाई जगत के धर्मगुरु पोप ने इसको मान लिया, यानी हम ये आधी दुनिया तुम्हारी, आधी दुनिया हमारी। हालांकि एक जो इसको यूरोप के बाकी देशों ने बाद में नहीं माना। बहरहाल इसी अधिकार पत्र के जरिए वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, उसी पुर्तगाल के राजा ने भारत जाने के लिए एक रास्ता देने को, भारत जाने के लिए उसको कहा। इससे पहले 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस जो भारत को चला था, वो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट तक पहुंचा भी। उन्हें यकीन था कि भारत के लिए लंबे समय से खोजा जा रहा समुद्री मार्ग मिल गया है, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ गया क्योंकि केप ऑफ गुड होप से आगे केप ऑफ एग्लुहास है, जहाँ अटलांटिक महासागर की शीत धारा और हिंद महासागर की गर्म जलधारा जो आपस में टकराती है और वहाँ पे भयंकर समुद्री तूफान उठता है। और इस तूफान को कब्रगाह भी कहा जाता है जहाज़ों का। यहाँ कई सारे जहाज़ डूब गए थे। तो इस तूफान के कारण बार्थोलोम्यू डियाज आगे नहीं बढ़ पाया था। ये 1487 की बात है, उसके 10 साल के बाद। और इसलिए जो केप ऑफ गुड होप जहाँ पर रुका था बार्थोलोम्यू डियाज, उसको उसने केप ऑफ एस्टोर्मा का नाम दिया था, जिसे बाद में केप ऑफ गुड होप क्यों कहा गया, क्योंकि इसी जगह पर आने के बाद भारत जाने का तरीका इन लोगों को पता चला था। खैर, जब 1497 की बात है कि जब वास्को डी गामा भारत के लिए चला तो वो 14 मई तो वो पहुंचा केप ऑफ गुड होप। और इसी केप ऑफ गुड होप पे इसको एक गुजराती नाविक मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद।
अब्दुल मजीद के नेतृत्व में ही, उसके दिखाए रास्ते के जरिए ही हम इस वीडियो के साथ आपको वो मैप भी शेयर करेंगे कि वास्को डी गामा भारत कैसे आया और भारत कैसे गया, भारत से कैसे वापस गया। तो वो फिर वो कालीकट पहुंचा मई 1498 में। भारतीय इतिहास की, अब जब वो भारत पहुंचा तो जमोरिन था वहाँ का कालीकट राजा, जमोरिन के उसका स्वागत किया। यहाँ पर वो लगभग 1 साल रहा, उसने कारोबार किया और यहाँ से माल लेकर, वो जो सामान था वो लेकर के वो गया। तो जब वो वापस गया तो कहते हैं कि 60 से 100 गुना महंगा वहाँ से वो माल उसको बेचा उसने यूरोप में जा कर के, चूँकि भारतीय वस्तुओं की डिमांड जब में बहुत थी तो हाथों हाथ बिक गया। और उसके बाद फिर वास्को डी गामा के बाद फिर वास्को डी गामा दोबारा फिर भारत आया। फिर उसने सोचा कि हम कारोबार करने से अच्छा है कि यहाँ इस इलाके पर हम कब्जा ही कर लें और फिर हम यहाँ अपना उपनिवेश बनाए, तो यहाँ से हम सारा माल जो है बिना खरीद किए हम अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर के हम कारोबार करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और पुर्तगालियों को जब देखा इन लोगों ने, पुर्तगाली जब यहाँ से माल लेकर जाते थे तब उन लोगों ने देखा कि भाई ये तो बहुत फायदे का सौदा है। तो फिर अन्य जो पुर्तगाल जो यूरोपियन शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को भी भारत आने का मौका मिला। फिर पुर्तगाल, अब चूँकि स्पेन तो आ नहीं सकता था, क्योंकि स्पेन को तो अटलांटिक महासागर में जो लाइन डाली गई थी, काल्पनिक लाइन, उसके पश्चिम में ही जाना था। तो और इधर पुर्तगाल का हिस्सा था। तो जिन लोगों ने इसको नहीं माना, जिन देशों ने, जैसे कि डेनमार्क ने नहीं माना, फ्रांस ने नहीं माना, इंग्लैंड ने नहीं माना, तो ये लोग भारत आए। पुर्तगालियों के बाद डेनिस आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए और इन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। और बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने सबको यहाँ से खदेड़ दिया और अंग्रेज ने भारत पे कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये है पूरी कहानी कि पुर्तगाली भारत का समुद्री रास्ता क्यों खोजा गया, कैसे खोजा गया और कैसे एक पोप ने कैसे भारत को पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको जो हमने विषय वस्तु आपके सामने पेश किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। और फिर बहुत जल्द हम किसी नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।